हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य काफी विस्तृत साम्राज्य था। मतलब पहली बार भारतवर्ष में कितने विशाल स्तर पर किसी वंश की स्थापना हुई तो वो मौर्य वंश था। मौर्य वंश के पतन के बाद अनेक छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश आदि। भारत में पुनः एक विशाल राज्य की स्थापना हुई जो कि गुप्त साम्राज्य था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त कुशामों के सामंत थे। इस वंश का आरंभिक राज उत्तर प्रदेश और बिहार में था। यहीं से गुप्त शासक कार्य संचालन करते रहे और अनेक दिशाओं में बढ़ते गए। गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य अनुगंगा, प्रयाग, साकेत और मगध पर स्थापित किया। चलिए अब बात करते हैं गुप्त काल के शासकों के बारे में। तो गुप्त काल के पहले शासक श्री गुप्त थे, जिन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किया गया है। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। इत्सिंग के अनुसार श्री गुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया। इसके द्वारा धारण की गई उपाधि महाराज सामंतों द्वारा धारण की जाती थी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि श्री गुप्त किसी शासक के अधीन शासन करता था। श्री गुप्त के बाद जो अगले शासक रहे वे थे घटोत्कच। इन्होंने 280 से 319 ईस्वी तक शासन किया। श्री गुप्त ने लगभग 280 ईस्वी में घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया। इसका राज्य संभवतः मगध के अगल बगल तक ही सीमित था। इन्होंने 319 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य के अगले शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासनारूढ़ चंद्रगुप्त प्रथम एक प्रतापी राजा था। इसने उस समय के प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत के नाम से समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण किया। इन्होंने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त अशोक की शांति एवं अनाक्रमण नीति के विपरीत हिंसा एवं आक्रमण में विश्वास रखता था। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिपेड़ रहता था, जिसने प्रयाग के प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर अशोक का स्तंभ लेख है। उसने अपनी विजयों की उद्घोषणा हेतु अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। समुद्रगुप्त के प्राप्त सिक्कों में कुछ पर अश्वमेध पराक्रम खुदा है, उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं गरुण, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहंता एवं वीणासरण चलवाया, जिनमें गरुण मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। समुद्रगुप्त ने धरणीवंत अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए क्षेत्रों को 5 भागों में विभाजित किया गया। समुद्रगुप्त वंश का एक महान योद्धा था तथा कुशल सेनापति था। इसी कारण से उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में नर्मदा तथा उत्तर में कश्मीर की तलहटी तक विस्तृत था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ने शासन किया। अब यह प्रमाणित हो गया है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं अपितु रामगुप्त ही थे। रामचंद्र गुणचंद कृत नाट्य दर्पण से ज्ञात होता है कि रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। रामगुप्त एक अशक्त और अयोग्य शासक था। शक राजा ने उसे इस बात पर विवश कर दिया कि वह अपनी रानी ध्रुव देवी को उसे दे दे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने
ध्रुव देवी के भेष में शक राजा की हत्या कर दी। बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर सिंहासनारूढ़ हो गया। समस्त गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शौर्य एवं विरोचित गुणों से संपन्न था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत आए। इनके दरबार में कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय देवराज एवं देवगुप्त के नाम से भी जाने गए। शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। अंतिम शक नरेश रुद्र सिंह 3 थे। चंद्रगुप्त ने 375 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। इसने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाईं। बयाना मुद्रा भंड से कुमारगुप्त की करीब 623 मुद्राएं मिलती हैं। इसमें मयूर शैली की मुद्राएं विशेष महत्वपूर्ण थी। मयूर शैली में बनी चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश में मिली। सोने के एक सिक्के के अग्रभाग पर अश्व एवं यूप के चिन्ह हैं, तो उसके पृष्ठभाग चर्मधारिणी राजमहिषी का चित्र एवं अश्वमेध महेंद्र लिखा हुआ है। वेनसांग ने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया। कुमारगुप्त को अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में मिलती है। यहाँ से गुप्त साम्राज्य की ओर अग्रसर हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक संभवतः कुमारगुप्त ही था। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने 415 से 454 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त राज सिंहासन पर बैठे। स्कंदगुप्त को राज सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में ग्लेच के रूप में उल्लिखित हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता मिली। स्कंदगुप्त ने गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में शक्रोपम, आर्यमुंजली श्री मूलकल्प में देवराय एवं जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षित वृक्षा कहा गया है। इनकी स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र में पर्णदत्त को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था, जिसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। चीनी यात्री सुंग यून, जिसने 515 से 520 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की, उसने तिगिन को हूणों का प्रथम राजा माना, जो गांधार पर शासन करता था। हूणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था, जिसका भारत के मध्यवर्ती भागों तक अधिकार रहा। तोरमान का पुत्र मिहिरकुल था। मंदसौर अभिलेख के अनुसार लगभग 532 ईस्वी में मिहिरकुल को यशोधर्मन ने पराजित किया। चलिए अब एक बार जल्दी से गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक एवं उनके शासनकाल को देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त, इन्होंने 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया। रामगुप्त ने 375 ईस्वी में शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने 375 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, इन्होंने 414 से 455 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद स्कंदगुप्त ने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया और पुरुगुप्त ने 467 से 476 ईस्वी तक शासन किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य शासक नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त आदि ने मिलकर कुल 476 से 550 ईस्वी तक शासन किया। वे राजा इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में एवं गुप्त काल में कैसी सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियां थी उसके बारे में।
तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।